यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 बचे हैं केवल 5 दिन और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऐसी 5 चीजें जो आपको अंत तक याद रखनी है ताकि इस एग्जाम में आप लोग उत्तम परफॉर्मेंस दे और जल्द ही मेंस के प्रिपरेशन में मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम के लिए अब एज आई सेड कि केवल और केवल 5 दिन बचे हैं। 16 जून यानी कि इस संडे को, आज हम लोग बात कर रहे हैं मंडे के दिन, तो इस संडे को आपकी एग्जाम होगी और डेफिनेटली इस समय में आपकी दिल की धड़कनें ऑलरेडी तेज हो चुकी होंगी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सच में सारी चीजें याद कर पाऊंगा, मुझे सारी चीजें याद आएंगी, मेरा रिवीजन ढंग से हुआ है नहीं हुआ है, मेरा तो अब तक इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, काश मुझे 15-20 दिन और मिल जाते, मैं और अच्छे से इन सभी चीजों का रिवीजन कर लेता। ऐसे लाखों इमोशंस इस वक्त आपके दिमाग में दौड़ रहे होंगे। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि अब समय है शांत हो जाने का। देखिए, आपको पढ़ पढ़ करके जितना पढ़ना था वो अब तक आप लोग पढ़ चुके हो। अगर आपको लगता है कि इन अंतिम 5 दिनों में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ अलग हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले है शांत हो जाना। शांत हो जाइए और अपने दिमाग को कहिए, बार बार कहिए कि मुझे सारी चीजें याद आएंगी। यू विल रिमेंबर, आई विल रिमेंबर, आई विल रिमेंबर एवरीथिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट एनीथिंग। होता क्या है कि अंत के प्रेशर में आने के बाद में आपको लगता है कि यार ये बेसिक चीज में मैं भूल गया हूं, ले 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 ज्योग्राफी ले, फटफट फटफट पढ़ ले। फिर उतने में आपको याद आता है कि अरे वो हिस्ट्री का एक कोई तो मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, तो आप फटाक से वहां भागने लगते हो। फिर आपको याद आता है आर्ट एंड कल्चर का एग्जैक्टली वो वाला टेम्पल कौन से फॉर्म में आता है, अगेन आप लोग डरने लगते हो। तो मेरा ये कहना है कि अब डरना नहीं है। इसलिए नहीं डरना है क्योंकि ये एग्जाम खास करके आपकी पर्सनालिटी चेक करेगी। अब देखिए कैसा है, नॉलेज के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी की भी टेस्ट होती है। नॉलेज के लिए आप पिछले 15 महीनों से, आप पिछले 20 महीनों से, आप पिछले 12 महीनों से पढ़ रहे हो, पढ़ लिया है, बार बार रिवाइज कर लिया है। अब क्यों डरना है? अब तो सिर्फ इस चीज पर फोकस करो कि आगे के आने वाले समय में हम लोग शांत कैसे रहे। तो लास्ट वीक की सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करो और अपना फोकस रखना है तो रिवीजन किन चीजों का करें। तो एक मैं आपको कहूंगा कि अब ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज का रिवीजन करें। पीवाईक्यूज की चीजें देखें और आपके जो खास करके ऐसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जिनके फैक्ट्स आप लोग भूल जाओगे, खास करके आर्ट एंड कल्चर या फिर एनवायरमेंट, इनके कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं। देखिए, एनवायरमेंट पर यूपीएससी का फोकस हमेशा बना रहेगा। रीजन बीइंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का और इंडियन सिविल सर्विसेज का दोनों का भी पेपर सेम है और अगर दोनों का प्रीलिम्स का पेपर सेम है तो उनको एनवायरमेंट पर ज्यादा से ज्यादा सवाल करने ही होंगे। तो एनवायरमेंट पर तो क्वेश्चन आएंगे। तो अभी ये वक्त है एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी की कुछ ऐसी फैक्चुअल चीजें उनको रिवाइज करने का जो आप भूल सकते हो। जैसे कॉफी कौन से टेम्परेचर में बराबर से उगती है, उसकी सॉइल कौन से टाइप की है, कोई नदियां हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह कौन कौन सी आ रही है, कोई रीजन है उसका कैपिटल अगेन नॉर्थ से साउथ लगाना या फिर साउथ से नॉर्थ लगाना, ईस्ट टू वेस्ट लगाना, वेस्ट टू ईस्ट लगाना, कोई लेक है जो अगेन पर्टिकुलरली कंसर्न में है उनको देखना। तो अभी आप इन चीजों को देखो। फिर आप लोगों ने तीसरी चीज वो करनी है कि आपने जो भी मंथली या ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स कवर की हुई है उन करंट अफेयर्स की मैगजीन को फटफट देखना है। तो अभी नया कुछ नहीं देखना है। और देखिए, एक बात तो ये बता दो कि जो एकदम बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीजें हैं उनके पीछे अब मत भागो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अब आप लोग पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोल करके ये पढ़ रहे हो कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसके फीचर क्या है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आपको अगर पढ़ना ही है तो उसमें आप लोग मे बी ये देख सकते हो कि प्रेसिडेंट की रिमूवल की एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, उसके एकदम डिटेल के फैक्ट्स। जैसे 1/4 मेंबर चार्जेस साइन करते हैं, फिर उसके बाद में 2/3 टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी लगती है इनको निकालने के लिए। अगर ऐसे फैक्ट्स आप देख रहे हो तो गुड, बट अब जा करके प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट क्यों करना है, कैसे करना है ये वो, या फिर एकदम बेसिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे, इन सब चीजों में मत पढ़ो। अब आपको पढ़ना कौन सी चीजों पर है, जो मोटा मोटी फैक्चुअल है। तो अब से इन्हीं चीजों पर फोकस करना है, खास करके रिवीजन में। और नया तो कुछ पढ़ना नहीं है और ना ही नई कोई टेस्ट देने हैं।
देने हैं तो केवल और केवल मैं आपको कहूंगा CSAT के टेस्ट दे दो, उसके अलावा आप कोई GS के कोई मॉक टेस्ट नहीं देने, कुछ नहीं देखना है। इनफैक्ट अगर आपको कुछ रिवाइज और ही करना है तो अब तक जो आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उन्हीं मॉक टेस्ट को रिवाइज करो। डेफिनेटली आपने गलतियां की होंगी मॉक टेस्ट में, उन गलतियों को वापस पढ़ो, वापस रिवाइज करो, ताकि अगर एक्चुअल एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए तो उनको आप लोग इजीली हैंडल कर पाओ। तो पहली चीज यही याद रखनी कि अपने फीलिंग को कंट्रोल में रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। और वापस आपको याद दिला दूं कि आपको सारी चीजें याद आएंगी, बिल्कुल हताश नहीं हो जाना है, निराश नहीं हो जाना है कि मुझे तो अब चीजें याद ही नहीं आ रही। ठीक है, ये फीलिंग हर एक के साथ में कॉमन है। आप किसी भी अपने दोस्त से बात कर लीजिए, आपको यही सुनेंगे, यार ऐसे लग रहा है सब भूल रहा हूं। ये फीलिंग कॉमन है। दूसरी बात करते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। देखिए, मैं ये गारंटी के साथ में आप लोगों को कह रहा हूं, और ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि आप इसके पेपर पैटर्न को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जानबूझ करके यूपीएससी की हमेशा से हैबिट रही है कि एक आधा कोई तो सेक्शन डिफिकल्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, कभी हिस्ट्री डिफिकल्ट बना देंगे, कभी आईआर डिफिकल्ट बना देंगे, कभी ज्योग्राफी डिफिकल्ट बना देंगे, कभी एनवायरमेंट डिफिकल्ट बना, तो एक सेक्शन तो जबरदस्त डिफिकल्ट आने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या पिछले साल से इस साल का पेपर डिफिकल्ट आएगा? मेरा उत्तर अगेन इसके लिए यस है। यही बात मैंने पिछले साल के विद्यार्थियों को भी कही थी। देखिए, जो लोग 2020 में एग्जाम देने गए उन लोग कहे यार 2019 से इस बार का पेपर डिफिकल्ट आया है। जिन्होंने 2021 की दी उन लोग कहे सर इस बार तो पिछली बार से और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आया है। 2022 वालों ने सेम बात की, 2023 वालों ने सेम बात की। एंड लेट मी टेल यू, आप लोग जो 2024 में जा रहे हो ये भी आने के बाद में यही कहोगे कि इस बार का पेपर तो भाई साहब अलग ही था, क्योंकि मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि मैं पढ़ूंगा और वहां पर जो जो मैंने पढ़ा है वही यूपीएससी मेरे से पूछेगी। बिल्कुल नहीं, रियल लाइफ ऐसी नहीं है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एज आई सेड कि डेफिनेटली पेपर डिफिकल्ट आने वाला है। उसके पीछे रीजंस है। देखिए क्या रीजंस है। एक मतलब यूपीएससी की प्रीलिम्स रिजेक्शन की एग्जाम है, और रिजेक्शन की एग्जाम का मतलब यह होता है कि यूपीएससी नहीं चाहती कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। 99% लोगों को आपको फेल करना है, और अगर 99% लोगों को फेल करना है तो आपको पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना ही होगा, ताकि कुछ लोग जो है वो साइकोलॉजिकली वहीं पर अपनी हार मान ले और हार मानने के बाद में एग्जाम से आउट हो जाए। ये सीधी सी बात है। देखिए, पेपर में जानबूझ करके टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस इसलिए नहीं डाले जाते हैं कि यूपीएससी को बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए कि आप स्ट्रेस की सिचुएशन में क्या कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। कल आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हो, कल आप जाकर के कमिश्नर ऑफ पुलिस बनने वाले हो, और उसके बाद में आपके हाथ में पूरी पूरी डिस्ट्रिक्ट होगी, उसका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको हैंडल करनी होगी। उस समय में छोटी सी अगर कोई इंसिडेंट होती है और उस समय में अगर आप पैनिक करने लगते हो तो कैसे चलेगा। स्ट्रेस का जीवन तो आगे शुरू होगा जब आप ऑफिसर बनोगे। तो अगर अभी ही आप लोग स्ट्रेस के अंदर में पेपर में ही अगर दब जा रहे हो तो फिर कल को ऑफिसर बन करके डिस्ट्रिक्ट कैसे संभालोगे। इसलिए जानबूझ करके स्ट्रेसफुल पेपर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात ऐसा है कि आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेस या ऑफलाइन रिसोर्सेस में इतना हर कोई आप लोगों के लिए मटेरियल क्रिएट करके दे रहा है कि एवरीवन इज स्टडीइंग समथिंग, और हर कोई मतलब टीचर ने अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव कर ली है, स्टूडेंट्स ने अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव कर ली, तो यूपीएससी चाहती है भाई इनकी कैपेबिलिटीज से तो ऊपर ही अपने को रहना पड़ेगा। तो पेपर तो इन लोग जानबूझ करके डिफिकल्ट निकालेंगे, और जैसा आपको लगता है कि बस मुझे ऑलमोस्ट जो है 60, 70 या मे बी 90 क्वेश्चन डायरेक्टली मैं इनको सॉल्व कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर आगे क्या एक्सपेक्ट करें। आगे मेरा मानना है कि देखिए, यूपीएससी का जो जनरल स्टडीज का आपका पेपर आएगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको रफली मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप लोग डायरेक्टली जानते हो और 100% आप जानते हो और इनको आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे सिंपल सा, मतलब इतना सिंपल कभी सवाल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपसे सिंपल सवाल ये आप पूछ भी सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये भी सिंपल सवाल है, आपको पता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं, ये आप लोग सिंपली उत्तर इसका दे सकते हो। या फिर अब ऐसा सवाल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हमारे त्रिपुरा का कैपिटल क्या है, ये डायरेक्ट आपको पता है। ऐसे 30 से 35 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको वन गो में इसके आंसर आप लोग निकाल सकते हो।
फिर बाकी के मेजर क्वेश्चन यानी कि आपके लगभग 65 से 70 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, और वहां पर आप लोगों को आपका एक्टिव एंड पैसिव ऐसे दोनों नॉलेज यूज करके एज वेल एज आपका जो कैलकुलेटेड गेस है ये यूज करके उत्तर निकालने पड़ेंगे। इसमें ऑब्वियसली भले ही आप लोग कहो कि सर अब एलिमिनेशन टेक्निक पूरी तरीके से जा चुकी है, मैं कहूंगा नहीं गई है, ठीक है, इसका यूसेज कम होगा, क्योंकि खास करके जब ओनली 1 2 स्टेटमेंट राइट, 3 स्टेटमेंट राइट एंड ऑल द 4 स्टेटमेंट राइट, इसमें जब आप करते हो, जब आपको पता है कि एक स्टेटमेंट गलत है तो 4 गलत हो जाता है, तो आपको पता है कि 2 स्टेटमेंट गलत है तो फिर ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो एलिमिनेशन पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वापस आने वाले हैं, और इस तरीके से आपके ओनली या ओनली 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट ऐसे सवाल वापस से एक्सपेक्ट कीजिए कि आएंगे। एलिमिनेशन टेक्निक रहेगी, और 50-50 क्वेश्चंस जिसमें आपको 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो कि भाई अभी ये ए इसका उत्तर है या बी इसका उत्तर है, ऐसे जो ऑप्शंस होंगे लगभग ऐसे क्वेश्चंस आपके 30 से 35 वापस आएंगे। तो इनको तो देखो भाई पक्का अटेम्प्ट करके आइएगा। अगर आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू या आपके नॉलेज के थ्रू डायरेक्टली आप लोग अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो और 50-50 में कंफ्यूज हो कि या तो ये सही हो या फिर ये सही हो, तो इनको जरूर करके आइएगा, बिल्कुल आप लोग करके आइएगा। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं कि मान लीजिए अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस 12 आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, 12 क्वेश्चंस आपके या 24 क्वेश्चंस आपके ऐसे आए थे जिसमें से 12 आपके सही हुए और 12 आपके गलत हुए, ठीक है। 24 क्वेश्चंस आपने 50-50 में से किए थे, 12 सही हुए 12 गलत हुए। हिसाब लगाइए, देखिए 12 मतलब आपकी 1/3 माइनस किया जाएगा मार्क्स, 1/3 माइनस किया, इसका मतलब हो गया कि 4 आपके मार्क्स जो है वो माइनस किए जाएंगे। 12 - 4 आपका अगर करेंगे तो लगभग 8 हुआ, तो 8 आपके नेट फिर भी सही उत्तर होंगे, और 8 दूनी 16, लगभग 16 मार्क्स का आपका इजाफा होता है। अगर आपके 24 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आप 2-2 में कंफ्यूज हो, तो 16 मार्क्स आप एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हो। इसलिए बिल्कुल जिन भी ऑप्शन में आप 2-2 में कंफ्यूज हो करिएगा जरूर। फिर 3 ऑप्शन में जहां पे कंफ्यूज हो, ऐसे लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, इनको करना है, बिल्कुल इनको भी करने की कोशिश करनी है। देखिए एटलीस्ट आप लोगों को 80 to 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही है, भले ही कोई कितना ही कहे एक्यूरेसी पर फोकस करेंगे, एक्यूरेसी पर फोकस करेंगे, लेट मी टेल यू एक्यूरेसी पे फोकस नहीं होता है। कितने ही लोगों ने एक्यूरेसी पर फोकस करने की कोशिश की कि एग्जैक्ट उत्तर निकालेंगे, लेकिन नहीं निकलता है। आपको रिस्क लेनी पड़ेगी और 80 to 85 क्वेश्चन के रेंज में पहुंचना होगा। मान लीजिए ये सब क्वेश्चन करके आप लोग समझो थोड़ा एक 65 या 70 तक पहुंच जाते हो, तो इनमें से भी 15 में से आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के मेजर क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन तो आपको करके आने ही पड़ेंगे, ताकि आप एक 80-85 के रेंज में पहुंचो। कुछ ऐसे राम जाने क्वेश्चंस होंगे जो आपने कभी सुने नहीं, कभी देखे नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी करेगी, बाउंसर आपको डालेगी, ताकि आपका फोकस जो भटक जाए। आपको लगेगा अरे यार अब ये मैंने स्पोर्ट्स के भी कौन कौन से अवार्ड मिले थे या स्पोर्ट्स में कौन कहाँ क्या जीता था ये भी मुझे पता करना होगा। तो ऑब्वियसली नहीं करना था वो आपको पता, ये सिर्फ आपको बाउंसर डाला गया है ताकि आप अपनी मेंटल पीस खो बैठो और एग्जाम में गड़बड़ कर दो और पूरा पूरा पेपर की नैया लगा दो। तो मेरा यही कहना है 4 टाइप के क्वेश्चंस वहां रहेंगे, बिल्कुल ये 100% करने हैं, ये 100% करने हैं, और ये आप डिपेंड करता है कि अब आपके कितने क्वेश्चंस हुए हैं। अगर आप 80-85 के रेंज में नहीं आ पा रहे हो तो डेफिनेटली फिर इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, ताकि आप लोग एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लेकर के आ सको। अगली बात करता हूं कि सीसैट, भाई साहब इसके ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो भयानक ट्रेंड है। बिल्कुल सीसैट को चाहे आप आईआईटी पास आउट किया ना हो, लाइटली मत लीजिएगा। कहीं पर भी मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके जाऊंगा या मैं सिर्फ क्वांट सॉल्व करके जाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बकायदा दोनों का भी एक इक्वल बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। सिर्फ क्वांट के बेसिस पे या सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये वाली सिचुएशन ना हो जाए कि आपको अपने बाल खींचने पड़े, इसलिए सीसैट की प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए। इनफैक्ट अभी से आने वाले जो 5 दिन है उनमें मैं आपको कहूंगा कि जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, और मान लीजिए आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो फिर आप इसको ट्यूसडे बना दीजिए कि ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है एंड सैटरडे है। अभी भी आपके पास में 5 दिन है। 2019, 20, 21, 22 और 23 इसका पेपर एज इट इज आप लोग सॉल्व कीजिए।
रीजन बीइंग यही पेपर जो है वो डिफिकल्ट थे। अगर इनमें आप लोग कॉम्प्रिहेंशन का पैटर्न, इनमें अगर आप क्वांट का पैटर्न पता कर पाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेस्ट देना चाहते हैं तो 12 जून यानी कि परसों 12 जून के दिन 2:30 बजे, मतलब क्योंकि हमने 2:30 बजे भी क्यों रखा है, और ये भी जो आप लोग पेपर सॉल्व करोगे, लेट मी टेल यू, आपको ये पेपर सॉल्व करते समय में 2:30 बजे ही करने हैं। 2:30 बजे क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो सेकंड पेपर होगा वो बराबर आपका 2:30 बजे शुरू होगा, तो 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का होगा शाम, मतलब शाम के। तो इसलिए फिर हो सके तो मैंने तो पहले ही कहा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 2:30 बजे ही इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इक्वल फोकस कीजिए कॉम्प्रिहेंशन पर एंड क्वांट पर। बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं इस बार भी सीसैट डिफिकल्ट आएगा और लोग बहुत सारे रोते रोते आएंगे सीसैट को लेकर के, फिर कहेंगे मेरे जीएस में आ रहे 120 स्कोर लेकिन मेरी सीसैट में हालत खराब है। देखिए एक बार ये सब गड़बड़ हो जाए उसके बाद में हम लोग कुछ नहीं कर सकते और आपको पूरा वेट करना पड़ेगा 1 साल के लिए। और अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि आप लोग 1 साल के लिए वेट करें तो डेफिनेटली एवरीडे सीसैट की प्रैक्टिस कीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग चाहते हो तो ये वाली मॉक टेस्ट हमारी अवश्य आप लोग दे सकते हो जो मधुकर सर ने खुद डिजाइन की हुई है। फिर एक एग्जाम के दिन की ही मैं आपको फीलिंग याद दिलवाना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर हो सके तो ये 5 दिन आप लोग ये वाली प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वो क्या है कि ओएमआर शीट जो आपको यूपीएससी में मिलेगी, एक तो इसके सारी चीजें सही से भरिएगा कि आपका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर ढंग से भर रहे हो। फिर जो आपको क्वेश्चन पेपर का नंबर मिला हुआ है वो क्वेश्चन पेपर का नंबर यहाँ पे सही से सर्कल कर रहे हो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने की वजह से आप लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हो और उसके बाद में पूरा पेपर बिगाड़ देते हो। बिल्कुल नहीं, अरे इतना सा काम है यार, आप लोगों को दिया हुआ है ढंग से अपना रोल नंबर, ढंग से कौन सा पेपर कर रहे हो, ढंग से कौन सा आपके सेंटर का कोड है और ढंग से आपके क्वेश्चन पेपर का नंबर उसमें मार्क करो, शांति से मार्क करो। सडनली आप लोग गलत उसमें मार्क करोगे फिर पैनिक हो जाओगे कि मेरा पेपर तो अब चेक ही नहीं होगा। वैसे ऐसा नहीं होता है, यूपीएससी उसमें हाथ से लिखे हुए नंबर चेक करती है, या फिर आप लोग रिप्लेसमेंट के लिए भी बात कर सकते हो कि सर मुझे ओएमआर रिप्लेस करने के लिए दे दीजिए, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज मेरी जो है वो ये है कि जो क्वेश्चन जो भी आपके आए इनमें से जो जो क्वेश्चन के उत्तर आप लोग निकाल पा रहे हो, लेट मी टेल यू, उनको इमीडिएटली वहीं पर ओएमआर में मार्क कीजिए प्लीज। ओएमआर को लास्ट मोमेंट के लिए मत रखिएगा कि अंत के 15 मिनट में मैं भरूंगा या भरूंगी और सारा कबाड़ा कर दोगे, मत करना। आपको अगर इसमें से एक भी उत्तर आता है कि भाई ये वाला मुझे उत्तर आता है, इसका उत्तर जो भी है वो आप लोगों ने लगा दिया कि भाई मेरा इसका उत्तर ये है, आपको इसका उत्तर आता है, बिल्कुल आप लोग जो है वो इसमें 7 का उत्तर सी लगा करके आओगे। आपको और कुछ आता है, ए का उत्तर आता है, आपको इसका उत्तर आता है, इसका भरिए, आपको इसका उत्तर आता है, इसका भरिए, आपको इसका उत्तर आता है, इसका भरिए और इसका भरिए। जैसे भी आपको उत्तर आते हैं उसी समय पे भरिए, एंड मोमेंट के लिए मत छोड़िएगा, वापस याद दिला रहा हूं आपको। और ये जो भी आपका पेपर आएगा इसमें एटलीस्ट 2 राउंड्स में आपको इसको करना है। वैसे 3 राउंड पहले किया करते थे लेकिन आजकल इतने डिफिकल्ट पेपर आते हैं कि 2 राउंड में ही हो पाता है। जहां जहां हो पा रहा है, जो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है उनको इसमें मार्क कर दीजिए, जो आपने नहीं किया है, जैसे ये नहीं किया है तो इसको आप नीचे भी लिख सकते हो। लेट मी टेल यू, पेपर में आप लोगों को स्क्रिबलिंग्स अलाउड है, आपको अगर कुछ कट करना है, कुछ ऐसे करना है, वो सब बिल्कुल अलाउड है। ऐसा वहां पे नहीं होता है कि आपसे पेपर छीन लिया जाएगा कि कॉपी कर रहे हो वगैरह, वो नहीं होता। आप लोग बिल्कुल पेपर पे एकदम अच्छे से, आपको जो गलत करना है, सही करना है, जो मार्क करना है वो आप लोग कर सकते हो। बिल्कुल पेपर पूरा गंदा कीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर अगली जो बात है वो है कि अब आने वाले 5 दिनों में आपको अपनी हैबिट्स पूरी तरीके से चेंज करनी होंगी। क्या हैबिट चेंज करनी है? मिनिमम अब से आपको 7 बजे तो उठना ही पड़ेगा आने वाले 5 दिन। बिल्कुल, अब आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तो डेफिनेटली आपको 7 बजे उठना ही है। बिल्कुल, अब एवरीडे 7 बजे उठिए। अगर आप लोग नाइट पर्सन थे तो अब मॉर्निंग पर्सन बन जाइए, वरना पता चला वहां पर मेन पेपर में आपको नींद आ रही है। अब ऐसा नहीं करना है। अब तक आपको रात में जो पढ़ाई करनी थी आपने कर ली है, अब जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करनी है। 7 बजे के बाद में नहीं उठना है, आपको 6 बजे उठना है, आपको 5 बजे उठना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 7 के बाद नहीं उठ सकते। इतना एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी हैबिट जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब से सुबह 9 बजे से 11:30 के बीच में और दोपहर 2 बजे से लेकर के 4:30 के बीच में ना आप खाओगे, ना आप चाय पियोगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, और सबसे इंपॉर्टेंट इस पीरियड में सोना नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है।
अगर आपकी आदत है कि पावर नैप ले लेना है कि भाई मैं 6 बजे उठ गया और अब मुझे 9 बजे नींद आ रही है, बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है। उसका पूरा मैकेनिज्म बनाइए कि 9 बजे से लेकर के लगभग 11:30 तक पूरे एक्टिव रहे, क्योंकि 9 बजे आप हॉल में बैठ जाओगे। हॉल में बैठने के बाद में आप अपना मार्किंग वार्किंग सबसे पहले करोगे, फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे। उस समय में दिमाग एकदम तेज तर्रार चाहिए, पूरी अपनी जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी उस दिन लेकर के आना है। तो एक इस समय, और दूसरा है कि 2 से 4:30। अब होता क्या है कि यूजुअली हम लोग हैवी लंच करते हैं और हैवी लंच करने के बाद में दोपहर को बड़ी नींद आती है, तो कोशिश कीजिए कि दोपहर को हम लोग नहीं सोए, ठीक है। दोपहर को बिल्कुल नहीं सोना है इस पीरियड में। अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आपको नींद भी आ रही है तो 12 से 1 के बीच में सोइए, आपको खाना खाना है तो 12 से 1 के बीच में करिए, जो करना है वो 12 से 1 के बीच में करिए। लेकिन अब बिल्कुल भी आप लोग ये पीरियड में ले सकते हो। और ये भी बता दूं, अपने डेस्क को छोड़ करके नहीं जाना है। ये 2.5 घंटे और ये 2.5 घंटे पूरे दिन में आपको, एक्सक्यूज मी, अपने डेस्क को छोड़ करके नहीं जाना है। अब पढ़ते रहिए, बस उसी डेस्क पर बैठ के पढ़ते रहिए। फिर एक और जो तीसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है कि स्टडी इन एग्जाम हॉल कंडीशंस। लेट मी टेल यू, कुछ लोग दिल्ली में होंगे, कुछ लोग नीचे केरला में होंगे, कुछ लोग एकदम नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर में भी होंगे। आपके यहाँ पे बारिश हो सकती है, बारिश के हिसाब से अपना सामान लेकर के जाइएगा। आपके यहाँ पर गर्मी हो सकती है, गर्मी के हिसाब से अभी से बिना पंखे में पढ़ाई करना शुरू कीजिए। एसी तो बिल्कुल लगाना नहीं है, पंखा थोड़ा मोड़ा लगा लो। एग्जाम हॉल में अपने को नहीं पता है कि वहां पर आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वी डोंट नो, ओके। तो ये जो है वो चाँव चाँव करना बंद करो कि मैं तो एसी में ही बैठूंगा वगैरह, वहां पे नहीं मिलेगा आपको। इवन बेंचेस जो है वो खराब आपके निकल सकते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपको राइटिंग पैड, वैसे राइटिंग पैड डिपेंड करता है एग्जाम सेंटर टू सेंटर। कुछ लोग राइटिंग पैड परमिट कर देते हैं कि वो गोला जो है, अगर बेंच में कभी कभी खड्डे होते हैं तो खड्डे में वो गोला गड़बड़ हो और पेपर फट जाए, तो इसके लिए कुछ कुछ लोग परमिट करते हैं, तो आप राइटिंग पैड लेके जाओ। परमिट कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसमें झगड़ा नहीं कर सकते आप लोग, वहां पे झगड़ते मत बैठिएगा। अब ये क्या है कि अगेन अपनी पीस ऑफ माइंड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पे अगर झगड़ते बैठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी वापस से, तो वहां पे झगड़ना मत। लेकिन एग्जाम हॉल कंडीशंस में अभी से स्टडी करना शुरू करो, बिल्कुल बिना एसी के पढ़ाई करो। बिना पंखे तो नहीं कहूंगा, लेकिन बिना एसी के पढ़ाई करना अब जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ डेली रूटीन में अभी अपने चेंजेस जो है वो करने हैं। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखो। अभी आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, अभी थोड़ा सा बाहर का खाना बंद कर दो कुछ दिन के लिए। मैं ऐसे कई केसेस जानता हूं, साल बदर साल मैंने ऐसे देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स एकदम लास्ट मोमेंट पे बीमार पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हो सके उतना कम ट्रेवल कीजिए, जितना हो सकता है थोड़ा सा हेल्दी फूड खाइए। हो सके तो अगर आप लोग पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो तो एक्सरसाइज कीजिए। अगर पहले से एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो मत कीजिएगा प्लीज। पता चला बॉडी दुखने लगी, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, अगेन आप लेथार्जिक हो रहे हो, नो नीड ऑफ इट, ठीक है। सिर्फ अच्छा घर का खाना खाओ, इतना बस मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर। और सही नींद होनी आवश्यक है। देखिए आपको लगता है नींद बस उस दिन की होनी आवश्यक है, ऐसा नहीं है। मिनिमम 6 घंटे नींद, और बाकी अगर आपको मैक्सिमम मैं कहूंगा 7 घंटे बस हो गया। 7 घंटे से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। बाकी दिन में अगर पावर नैप लेना चाहते तो लो, लेकिन वो 2.5 घंटों को अवॉइड करके, ठीक है। जो 2-2.5 घंटों के स्लॉट मैंने आपको दिए हैं वो 2-2.5 घंटे के स्लॉट्स को अवॉइड करके। अब हम लास्ट 2 मुद्दों पर बात करते हैं, जो कि है आपने क्या करना चाहिए सैटरडे के दिन और आपने क्या करना चाहिए संडे के दिन, दैट इज ऑन द डे ऑफ पेपर। तो सैटरडे यानी कि 15 जून को आपने क्या करना चाहिए। 15 जून को आपके क्या क्या टास्क रहेंगे। एक मतलब पैनिक होना बंद करना है कि मुझे ये चीजें याद नहीं आएंगी। मैं वापस आपको कह रहा हूं, यूपीएससी नॉलेज की कम और पर्सनालिटी की एग्जाम ज्यादा है, जिसमें आपकी ये पर्सनालिटी चेक की जा रही है कि कैन यू कीप काम, क्या आप कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट दे सकते हो। इसीलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको आधा नॉलेज है और आधा आपको डिराइव करना है, आधा आपको गेस करना है। तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप सरवाइव कर सकते हो कि ये देखना है। तो सैटरडे के दिन तो भाई हालत पतली हो जाएगी बहुत सारे लोगों की, तो नहीं करनी देने है। एकदम काम रहो कि मस्त एकदम एक्साइटेड फील करो, कहीं पर भी लो, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फील करो कि एक अपॉर्चुनिटी है कल मेरे पास में ऑफिसर बनने की। इमेजिन करो आईएएस बनने के बाद में जब आप लबास्ता में अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो आपको कैसा फील होगा, कैसे बाकी सब लोगों को फील होगा, कैसे आपके माँ बाप को फील होगा। तो उस दिन को याद करो और पूरे एकदम
अच्छे से काम रहो। तो काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस दिन का मेंटल स्टेट सब कुछ डिटरमिन करेगा कि एग्जाम कैसी जाएगी। ठीक है, तो और कुछ लोग अगर, जैसे मैं तो यूजुअली सजेस्ट करता हूं कि सैटरडे के दिन नहीं ही पढ़ो तो बेटर है। उस दिन अगर जितना दिमाग शांत रहेगा उतना धीरे धीरे चीजें दिमाग में सेटल होती जाएंगी, और कॉन्कर मतलब दिमाग जो है वो अच्छे से आपको मार्क्स लेकर के आएगा। लेट मी टेल यू, ये सारे जितने भी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं ये मेरे खुद के स्कोर के बेसिस पे बता रहा हूं। 2019 में मैंने जीएस में 143.34 स्कोर किया था, जो कि मेरा आज तक का हाईएस्ट स्कोर रहा है जीएस में। क्यों ऐसा रहा, उसके पीछे रीजन ये था कि उस साल मैं बहुत ही शांत था, मैं बहुत ही काम था और चीजों को सेटल होने दे रहा था। तो चीजों को सेटल होने दो, इट्स फाइन इवन इफ यू डोंट स्टडी ऑन दैट डे। दूसरी चीज, चुपचाप 2 हॉल टिकट्स अपने प्रिंट कर लेना, ब्लैक एंड व्हाइट में ही चलेगा, कोई लोग कलर प्रिंट वगैरह लेते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 2 किस लिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जीएस का पेपर आप दे करके आए हो, उसके बाद में आप इतने जोश में आ जाते हो कि अपना पहला वाला हॉल टिकट घुमा ही देते हो। मेरे खुद के साथ में पर्सनली ऐसा हुआ है, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूं कि जीएस का पेपर होने के बाद में हॉल टिकट घूमने की संभावना है। इसलिए एक हॉल टिकट आपके जेब में, एक हॉल टिकट आपके बैग में प्रिंटेड रहेगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा बेटर रहेगा, इसलिए मैं 2 हॉल टिकट प्रिंट करने के लिए बोल रहा हूं। दूसरा, हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शंस अगर आप लोग ढंग से पढ़ो तो आपको क्लियरली कहा हुआ है कि एक आईडी कार्ड जो आपने हॉल टिकट में मेंशन किया हुआ है वो लेकर के जाना आवश्यक है। दूसरा, अगर आपका फोटो जो भी हॉल टिकट पर आया है वो क्लियर नहीं है, या फिर इस बार यूपीएससी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको आपका फोटो, आपका नाम और कौन से डेट पर आपने ये फोटो खींचा है वो लिखना जरूरी है। अगर वो आपने नहीं लिखा था और समहाउ आपने गलत फोटो अपलोड कर दिया था तो यूपीएससी ने क्लियरली अपनी 16th इंस्ट्रक्शन, अपने हॉल टिकट पे 16th इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा जरा, उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप लोगों को अगर आपका ये नाम नहीं है, डेट नहीं है, फोटो क्लियर नहीं है, तो 2 पासपोर्ट साइज अपने फोटोज लेके जाना। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक जीएस के लिए और दूसरा सीसैट के लिए, और इसी के साथ में एक आईडी कार्ड लेकर के जाना। और तीसरी चीज है, एक अंडरटेकिंग आपको लेकर के जाना पड़ेगा। अभी अंडरटेकिंग इन लोगों ने क्लियरली बताई नहीं है कि अंडरटेकिंग मतलब वो वकील से प्रूफ करवा करके, एफिडेविट वगैरह बनवा करके लेना है या और कुछ लेना है। आप लोग चाहो तो हैंड रिटन भी लेकर के जा सकते हो अंडरटेकिंग की, ठीक है भाई ये मेरा फोटो मैंने अपलोड नहीं किया था और वो गड़बड़ हो गई थी, इसलिए ये मैं ही हूँ और ये मेरा नाम है, मैं 2 फोटो अटैच भी कर रहा हूँ और ये मेरा आईडी कार्ड का नंबर है। तो इस तरीके से आप लोग एक अंडरटेकिंग जो है वो लिख लीजिएगा। ये सब काम सैटरडे को करना है, इसलिए अपना ढंग से देखो एक बार क्या क्या है अपने पास। फिर इवन इफ और एक चीज हो सकती है कि आप लोगों ने आधार कार्ड दिया है लेकिन आपका आधार कार्ड गुम हो गया है उस ड्यूरेशन में, तो आप अपना लाइसेंस लेके जा सकते हो, क्या जा सकते हो, अल्टरनेट आईडी लेकर के जा सकते हो, लेकिन फिर उसकी एक अंडरटेकिंग बना लीजिएगा कि भाई ये दोनों मैं ही हूं, मेरा आधार नंबर ये था लेकिन गुम हो गया है लेकिन अब यही हूं। तो एक बार अच्छे से देख लेना भाई आपका आधार वाधार सब आपके साथ है कि नहीं है। फिर अपना हॉल सेंटर जो है, एग्जाम हॉल सेंटर, वो जरूर चेक कर लेना भाई। आपको आ गया जय हिंद कॉलेज, अरे भाई जय हिंद कॉलेज में 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 4 कॉलेज और 5 कॉलेजेस हैं। इनमें से जय हिंद कॉलेज कौन सा है? जैसे मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, पुणे में आपको आगे जय हिंद कॉलेज, बट जय हिंद कॉलेज का रोड कौन सा, ये वाला जूनियर कॉलेज है, हाई स्कूल है, या फिर एक और जो है वो दूसरे एरिया में आ रहा है, ये नारायण गांव वाला है या क्या है, ये एड्रेस देखना जरूरी है। ये पिछले ही दिन कर लीजिए। मैं तो कहूंगा अगर हो सके तो एग्जाम हॉल पर जाकर के आ जाओ, सैटरडे के दिन वैसे ही नहीं पढ़ना है अपने को, हो सके तो जाकर के आ जाओ और जो भी आपका सेंटर है उसको टिक करो कि भाई यहां जाना है मुझे। ठीक है, तो ये सैटरडे के दिन कीजिए और ऑब्वियसली उस दिन एकदम फ्रेश सोना है, मस्त सोना है और अच्छा खाना खा करके ढंग से सो जाना है। अगले दिन दैट इज ऑन डी डे, दैट इज एग्जाम डे। एग्जाम डे के दिन क्या करें? तो सबसे पहले तो चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट आपको मेंटेन करनी है। मेरे 2 एडमिट कार्ड है, मेरा आईडी कार्ड मैंने लिया है जो मैंने मेंशन किया है। एनालॉग वॉच, लेट मी टेल यू, डिजिटल वॉचेस आर नॉट अलाउड, स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड। एनालॉग वॉच जो वो पुराने टाइप की घड़ी होती थी अपनी, बस उस टाइप की घड़ी, कांटे वाली जो घड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसी घड़ी आप लोगों को परमिटेड है, ऐसी घड़ी लेकर के जाइएगा। ब्लैक पेन हो सके तो 2 लेकर के जाओ, आपका गुम हो गया तो, और मान लो नहीं गुम हुआ तो किसी और का गुम हो गया होगा तो उसको देने में आपकी हेल्प होगी और क्या पता वहां से आपकी लव स्टोरी शुरू हो जाए। फिर फ्रूट्स लेकर के जरूर जाना लंच के लिए।
मैं आपको कहूंगा कि देखो अब वहां पर ऐसा अगेन हो सकता है कि आपका एग्जाम सेंटर कहीं दूर, कैंटीन में जो खाना मिल रहा है वो आपको पचे ना या खराब हो जाए पेट, तो इसलिए आप अपने साथ में फ्रूट ही कैरी कीजिए लंच के लिए। उस दिन ब्रेकफास्ट आपको करना है तो भी फ्रूट का करो, और लंच तो फ्रूट में भी ऐसे फ्रूट जो यूजुअली बैग में इजीली बैठ जाए, एप्पल हो गए, पेयर्स हो गए, ऑरेंज हो गए, या फिर आपका बनाना हो गया, ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जो यूजुअली आपके बैग में बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। ऐसे फ्रूट और अपना पानी खुद का लेकर के चलो, पता चला इधर उधर का पिया और गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो उस दिन एक मतलब 7 बजे, तो 7 बजे क्या, उस दिन तो मैं कहूँगा 6 बजे उठ जाइएगा। एंड प्लीज लेट मी टेल यू, अगर आपका कहीं से भी लगता है कि सेंटर दूर है, आपका होम टाउन अलग है, सेंटर अलग है, तो पहले एक रात पहले ही जाइएगा। ऐसा गड़बड़ मत कीजिएगा कि मैं एक दिन पे ही वहां पे पहुंचूंगा। जैसे मान लीजिए अब कुछ लोग जो है वो अहमदनगर में रहते हैं लेकिन उनका सेंटर पुणे में आया है, तो पहले ही एक रात पहले ही पुणे आकर के बैठ जाओ, और पुणे में आकर के होटल रूम देखो, एक दिन का स्पेंडिंग इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोस्त के यहाँ रह लो नहीं तो। ठीक है, तो ये सब आपको कर लेना है, टाइम पर पहुंचो। लेट मी टेल यू, यूपीएससी के जो पुलिस होते हैं जो गेट के बाहर में खड़े होते हैं, उन लोगों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि किसी को भी 9:20 के बाद में अलाउ नहीं किया जाए अंदर आने के लिए। लेट मी रीफ्रेम दिस, 9:20 के बाद में किसी को भी एग्जाम हॉल सेंटर पर आना अलाउड नहीं है, फिर चाहे भयंकर बारिश हो रही हो, चाहे आपकी मेट्रो लेट हो गई हो, चाहे आपका और कुछ हुआ हो, बिल्कुल अलाउड नहीं है। फिर आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट आई हैव सीन अ सिचुएशन ऑल्सो कि एक बार एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली थी जस्ट बिकॉज वो 9:20 के बाद में आया था और उसको एंट्री नहीं दी गई थी। इस सिचुएशन पर आने ही मत दो ना। मैंने आपको पहले ही कहा, एक मतलब कौन सा आपका कॉलेज है वो ढंग से पता कर लो, एक दिन पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाओ, और अगर आपके सिटी में ही आपका सेंटर है तो सुबह जरा जल्दी चले जाओ ना, 1 घंटा पहले वहां पे पहुंच गए तो क्या आसमान थोड़ी ना टूट पड़ेगा। ठीक है, अपने छाता वाता की व्यवस्था लेके जाना, बारिश का समय है। और मैं कहूंगा उस समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा अवॉइड करना जाते समय में। ये अगेन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरा सेंटर था, अगेन मैंने ढंग से दोनों सेंटर, दोनों के सेम नाम, तो हुआ क्या, वो तो थैंक गॉड कि मैं थोड़ा जल्दी निकला था, तो जल्दी निकलने की वजह से हुआ ये था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके गया, लेकिन अगेन उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, 1-1.5 घंटा लग गया, और उसमें मैं गलत सेंटर पे पहुंच गया, फिर मुझे वापस सही सेंटर पे आना पड़ा, तो उसमें वापस टाइम वेस्ट हो गया, बट मैं बराबर 9 बजे पहुंच गया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि 1 घंटे पहले के पहुंच सको उस हिसाब से जाना अपने सेंटर पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस दिन अवॉइड करो, हो सके तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, आपका दोस्त छोड़ने आ रहा है, कैब छोड़ने आ रही है, बाइक है खुद की, लेके जाओ। ठीक है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे खास करके दिल्ली वाले बड़ा मेट्रो मेट्रो करेंगे, जाने दो यार, 300-400 जो भी जाएंगे जाने दो, लेकिन अपना खुद का आते समय आपको जैसे आना है वैसे आओ, जाते समय कंपल्सरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इवन इफ योर जीएस गोज बैड, डोंट फील डिसहार्टेंड। रीजन बीइंग मैं आपको बताता हूं, डेफिनेटली जो 2023 में एग्जाम दे के आए होंगे, जिनका जीएस बैड गया होगा, अब 75 इज वेरी लेस, प्रीलिम्स का कट ऑफ देखिए ना आप 2023 का 75.41, इतना कम है, मतलब उसको एक्सपेक्ट था कि मेरे स्कोर कम से कम 100 आए, 120 आए, बट आपका स्कोर आपके हिसाब से 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, इसलिए आप डिसहार्टन हो गए हो, और उसके वजह से आप लोग सीसैट का पेपर में गड़बड़ कर रहे हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पिछला कट ऑफ काफी कम था, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के लिए देख लीजिए, और इसके पीछे भी मतलब 2021 का कट ऑफ वेरी वेरी हाई, लेकिन 2022 में कट ऑफ देखो वापस नीचे गिर गया, 2023 में और नीचे गिर गया, तो कट ऑफ नीचे जा सकता है, जीएस का पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, और मे बी थोड़ा सा बैड चले जाए, बट बैड जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि होप हमने लूज कर देनी है। सीसैट के लिए रेडी रहिए पूरे एकदम हथियारों के साथ में। मैं तो कहता हूं सीसैट अब जिसने क्लियर कर लिया वो प्रीलिम्स पास है। ठीक है, सीसैट जिसने क्लियर कर लिया वो प्रीलिम्स पास है, सीसैट पर पूरा ढंग से फोकस करो। अगेन अगर आप लोग वहां पे एग्जाम हॉल में गए हो, अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर के लिए डिमांड कर सकते हो। उस दिन एग्जामिनर को बोल दो कि सर थोड़ा अर्ली दे दो, 5 मिनट दे दो, रिक्वेस्ट करना है, जबरदस्ती झगड़ते नहीं बैठना है। देखो झगड़ोगे तो अगेन आपके पीस ऑफ माइंड चली जाएगी, पीस नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट कीजिए कि सर बाकी इंस्टीट्यूट में तो मिलता है या फिर बाकी क्लास में भी बांट दिया गया है, आप भी अगर हो सके तो 5 मिनट पहले हमको बांट दीजिए, थोड़ा जल्दी पेपर अगर हाथ में आ जाए तो अच्छा ही है। बाकी अगेन वापस आपको याद दिला दो, ओएमआर में
ये सब चीजें बहुत ढंग से देखिएगा कि करेक्टली आप लोगों ने फिल की है या नहीं की है। तो गाइस ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो एग्जाम में जाने से पहले मैं आपको देना चाहता था। अगर इन इंस्ट्रक्शंस को छोड़ करके भी आपके कुछ डाउट है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं ये पूरा मॉनिटर करूंगा अगले आने वाले 5 दिनों तक, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन रहा उसका डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर अवश्य दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विजयी भव, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल आप लोग आइए, मैं आप लोगों को मेंस के प्रिपरेशन की ड्यूरिंग देखूंगा भी, इनफैक्ट मेंस के लिए ही, मेंस के हिसाब से ही। और जो लोग अगले साल की एग्जाम भी देना चाहते हैं, मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच आ रहा है 20 जून से, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिएगा। अन्य ऑप्शनल के एजुकेटर्स भी, जैसे अमन शर्मा सर हैं, या फिर आप बात कीजिए जी राजपूत सर हैं, या फिर कृष्णा बुखारे सर हैं, इन लोग सब भी अपने अपने ऑप्शन लेकर के आ रहे हैं। इन सबको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जून से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहते हो, डेफिनेटली दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अब तो एक शानदार ऑफर भी चल रहा है, मल्टीपल बैचेस, चाहे आरंभ हो, ट्रियम्फ हो, इन सबको हम लीड कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए बैचेस हम लेकर के आ रहे हैं, 15 महीने की बैच है, 30,000 रुपए के अंदर में आपको सब्सक्रिप्शन इसका मिल जाएगा। कोड जो आपको यूज करना है वो होगा अरविंदा। तो अरविंदा कोड पर ये सारे ऑफर्स आपको वैलिड हैं। बिल्कुल हमारी आरंभ बैच 12 जून की, या फिर ट्रियम्फ बैच 8 जून की आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और 2 साल से ऊपर का जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है उसको हम लोग 1 साल का एक्सटेंशन देंगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग अपनी प्रीलिम्स मेंस अगर क्लियर करते हो और इंटरव्यू भी क्लियर करते हो, तो हम लोग आपको 100% रिफंड भी देंगे। तो ये हमारा अनअकैडमी का एश्योर प्रोग्राम जो है वो भी आ चुका है, और ये इन कुछ ही दिनों तक वैलिड रहेगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनअकैडमी इंस्पायर, ये हमारे इवेंट चलते रहेंगे, इनको आप देखते रहिएगा, ठीक है। वापस आपको कह दूं कि बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल आप लोग जाइए और जीत करके आइए। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मेंस के ड्यूरेशन में आएंगे और मेंस ओरिएंटेड काम भी अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और इस सब्सक्रिप्शन को लेना मत भूलिएगा। लाइन का वो है आपका ब्रह्म निकल गया। दूसरा रीजन जो है इज फाइनेंशियल क्राइसिस।